अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसका नाम है, आपने देख लिया, कंजुगेशन। कंजुगेशंस क्या होती है, या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, या कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है। वो सिस्टम या वो मॉलिक्यूल विच हैव कंटेन p orbitals on adjacent 3 or more than 3 एटम्स, दो या दो से 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स वाला मॉलिक्यूल जिसके एडजेसेंट एटम पर p ऑर्बिटल्स मौजूद हों, तो हम कहते हैं कि ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। सिस्टम हैविंग 3 और मोर देन 3 p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो अब हम आते हैं कि कंजुगेशन इन अल्कीन। कंजुगेशन इन अल्कीन, अल्कीन यू नो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरल फार्मूला CnH2n, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड्स। तो कंजुगेशन इन अल्कीन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं वो अल्कीन जिसे हम डाइन कहते हैं, कंटेनिंग वो मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स। ट्राइन वो अल्कीन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड्स। अगर डबल बॉन्ड्स दे आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स हों, मतलब ये है कि एक डबल बॉन्ड्स हों, फिर सिंगल बॉन्ड हों, डबल बॉन्ड हों, सिंगल बॉन्ड हों, डबल बॉन्ड्स हों, डबल बॉन्ड्स दे आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स, तो हम कहते हैं कि ये कंजुगेशन इन अल्कीन। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उस अल्कीन में हर कार्बन जो होगा वो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल्स में लिखता हूँ डाइन की एग्ज़ाम्पल्स। तो डाइन मॉलिक्यूल जो है, और कौन सा एग्जाम डाइन में कौन सा मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ब्यूटा 1,3 डाइन। ये डाइन मॉलिक्यूल्स हैं और पहचान है कि यहाँ पर C1 और C2 के दरमियान डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं और 3/4 के दरमियान डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, एंड दे आर सेपरेटेड, दिस डबल बॉन्ड दे आर सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। या वी कैन से कि ब्यूटाडाइन्स में हर कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं। यहाँ पर मैं इसके लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ड्रा करता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पर CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर मैं लिखता हूँ C1, C2, C3, C4। आप देख रहे हैं कि इसका ये डाइन मॉलिक्यूल्स हैं और नाम है इसका, यूपेक नाम्स हैं ब्यूटा 1,3 डाइन्स। तो हर कार्बन जो है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइज हैं, sp2। हर कार्बन जो है के ऊपर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, 3 sp2, और हर कार्बन के ऊपर एक हाइब्रिडाइज प्लेन पर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स मौजूद। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री हैं वो क्या है, प्लेनर्स हैं। और प्लेनर यू नो कि 2 डायमेंशंस में होगा, और 2 डायमेंशंस की सम 360। हर एंगल जो है sp2 के दरमियान जो है वो 120 डिग्री। और आप ये देख रहे हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, इसके 2 लोब्स, एक लोब इसी हाइब्रिडाइज प्लेन पर एबव परपेंडिकुलर और दूसरा बिलो परपेंडिकुलर। ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइज प्लेन पर परपेंडिकुलर यानी एट राइट एंगल्स मौजूद हों। हर कार्बन पर ये ओरिएंटेशंस या अरेंजमेंट मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि C1 और C2 के दरमियान जो हैं ये डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं,
और हर कार्बन जो है ये कौन सा हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ और जब पहले सिग्मा बॉन्ड्स की डिस्कशंस करते हैं यहाँ पर कि ये डबल बॉन्ड्स सी एच, पहले सिंगल बॉन्ड्स की सिचुएशंस लेते हैं सी एच और CH2। आप देख रहे हैं कि ये सी सिग्मा डबल बॉन्ड्स में एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होता है सिग्मा और एक वीकर बॉन्ड्स होता है पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि पहले सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होता है, हेड एंड ओवरलैप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होती है। यहाँ पर ये सी बॉन्ड जो हैं हम कहते हैं कि किसी से बना है sp2 हेड एंड ओवरलैप या लीनियर ओवरलैप, और CH बॉन्ड जो हैं और ये CH बॉन्ड कार्बन की sp2 हाइड्रोजन की 1s हेड एंड ओवरलैप। इसी तरह ये CH बॉन्ड जो हैं कार्बन की sp2 हाइड्रोजन की 1s, और ये CC बॉन्ड जो हैं ये कार्बन की sp2 हेड एंड ओवरलैप, CC सिग्मा बॉन्ड sp2 हेड एंड ओवरलैप, sp2 1s ओवरलैप, sp2 1s ओवरलैप, sp2 1s ओवरलैप। यहाँ पर ये sp2 1s ओवरलैप और sp2 1s ओवरलैप। तो आप देख रहे हैं कि CH बॉन्ड कार्बन की sp2 और हाइड्रोजन की 1s हेड एंड ओवरलैप, और CC सिग्मा बॉन्ड जो हैं ये कार्बन की sp2 लीनियर हेड एंड ओवरलैप ओवरलैपिंग अलोंग देयर एक्सिस मैक्सिमम ओवरलैप। और आप देख रहे हैं कि आप इसी हाइब्रिडाइज प्लेन पर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। यहाँ पर ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल एक लोब अबव दूसरा बिलो, इसी कार्बन पर भी एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल एक लोब अबव दूसरा बिलो इसी कार्बन पर, और इसी कार्बन पर अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स इसके 2 लोब होते हैं और हाइब्रिडाइज प्लेन पर परपेंडिकुलर्स। तो हम असली बात जो हैं जो डिस्कस करते हैं उसके ओवरलैपिंग की तरफ आते हैं कि उसकी ओवरलैपिंग किस तरह होगी, और इनसे बॉन्ड्स जो हैं पाई बॉन्ड्स वो किस तरह बांधते हैं, और इसके पाई बॉन्ड्स की सिचुएशंस क्या मौजूद हैं। तो ब्यूटा 1,3-डाइन इसको हम कहते हैं कि ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, कंजुगेटेड सिस्टम्स हैं। तो और स्टेबिलिटी इसकी डिस्कस करते हैं कि इसमें स्टेबिलिटी कैसे आती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये कार्बन और ये कार्बन्स, तो ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड्स। ये हाइब्रिडाइज प्लेन है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल एक लोब अबव, इसको इस तरह रिप्रेजेंट्स करते हैं, दूसरा बिलो, दूसरा वो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल की दूसरा लोब। ये एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। ब्यूटाडीन में 4 अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ये तमाम एक ही प्लेन्स में हैं, तमाम इकट्ठा साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये कार्बन C1 हैं और ये C2 हैं और ये C3 और ये C4। तो आप देख रहे हैं कि चारों के चारों अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइज प्लेन के परपेंडिकुलर मौजूद हैं और एक ही प्लेन्स में मौजूद हैं, तमाम इकट्ठा साइड वाइज ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी
अपर लोब अगर C1 और C2 ये अपर लोब ओवरलैप कर सकते हैं तो C2 और C3 भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर C2 C3 कर सकते हैं तो C3 और C4 भी कर सकते हैं। तो इकट्ठा अपर लोब्स की ओवरलैपिंग इकट्ठा शो करते हैं और नीचे लोब्स की इकट्ठा ओवरलैप शो करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसकी ओवरलैपिंग में शो करता हूँ, देखो ये अपर लोब्स की ओवरलैपिंग्स मैंने शो कर दी और नीचे लोब्स की ओवरलैपिंग भी शो करते हैं। अगर ये और साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। आपके पास ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स में पाई बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएगा, पाई बाइंडिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में और अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बाइंडिंग और एंटी बाइंडिंग होते हैं, इनसे सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और पाई बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने अपर लोब्स की इकट्ठा ओवरलैप शो कर दी, नीचे इनसे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स बना, इसको हम कहते हैं ये, और इसको हम कौन से ऑर्बिटल्स कहते हैं, पाई बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आप देख रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी में आप देख रहे हैं इसकी जो शीट्स हैं वो 4 कार्बन्स पर स्प्रेड आउट हैं, अबव भी मौजूद हैं, बिलो भी मौजूद हैं। आपने टारगेट जो है वो C2 और C3 को देखना है कि C2 और C3 की जो ओवरलैपिंग कंट्रीब्यूशन है वो हाव हो चुकी है, दोनों डायरेक्शंस में है। आप कहेंगे कि किस तरह दोनों डायरेक्शंस में है। C2 की जो ओवरलैपिंग है वो C1 के साथ भी है, यानी मतलब है कि राइट साइड पर भी हैं और लेफ़्ट साइड पर भी हैं, C3 की भी C3 के साथ भी ओवरलैपिंग है। जहाँ तक C3 की ओवरलैपिंग जो डायरेक्शंस हैं वो राइट साइड में C2 के साथ भी मौजूद हैं और C4 के साथ भी मौजूद हैं, यानी C2 और C3 की जो ओवरलैपिंग कंट्रीब्यूशन है इन बोथ डायरेक्शंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये ब्यूटाडाइन में जो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं ये लार्ज एरिया पर, लार्ज मॉलिक्यूल्स के एरिया के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो जब स्प्रेड आउट होते हैं तो इसको कहते हैं डिलोकेलाइज, और इस पाई बॉन्ड्स को हम कहते हैं डिलोकेलाइज पाई बॉन्डिंग, यानी ब्यूटाडाइन में डिलोकेलाइज पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं विच आर स्प्रेड आउट और मोर देन 2 न्यूक्लियाई। मतलब है एक होता है लोकेलाइज पाई बॉन्ड, वो पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो सिर्फ 2 एटम्स के न्यूक्लियाई तक महदूद हों उसको लोकेलाइज पाई बॉन्ड्स कहते हैं, और वो पाई बॉन्ड्स विच आर स्प्रेड आउट और मोर देन 2 न्यूक्लियाई उसको हम कहते हैं डिलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी डिलोकेलाइजेशंस की, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिलोकेलाइजेशंस की वजह से ज़्यादा लार्जर एरिया के ऊपर स्प्रेडिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिलोकेलाइज मॉलिक्यूल्स, जिसमें डिलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल्स होते हैं, स्टेबिलिटी उसमें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। या आप देख रहे हैं कि 4 के 4 पाई इलेक्ट्रॉन वो 4 के 4 न्यूक्लियाई पर क्या है, स्प्रेड आउट्स हैं। तो अब इस केस में अगर मैं लिखूं यहाँ पर, अगर मैं लिखूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
तो एक्सरे डायफ्रैक्शंस पर ये लेंथ और ये लेंथ जो मालूम की गई है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये 1.37 एंगस्ट्रम यूनिट और 1.37 एंगस्ट्रम यूनिट, और ये 1 सीसी बॉन्ड्स लेंथ 1.48 एंगस्ट्रम यूनिट। तो ब्यूटाडाइन में एक्सरे डायफ्रैक्शन के तौर पर ये सीसी बॉन्ड्स लेंथ जो कैलकुलेशन की गई है ये 1.37 एंगस्ट्रम और ये 1.48। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि सीसी डबल बॉन्ड्स की जो लेंथ है, सीसी डबल बॉन्ड्स की जो लेंथ है जिसे आप लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स कहते हैं, इसी लोकलाइज पाई बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स की जो लेंथ है वो है 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट नॉर्मल। और नॉर्मल सीसी बॉन्ड्स लेंथ की जो लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट। और आप देख लो कि यहाँ पर जो सीसी नॉर्मल सिंगल बॉन्ड्स की जो लेंथ मौजूद हैं वो 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट्स हैं, और यहाँ पर जो सीसी लेंथ्स मौजूद हैं वो 1.48, यानी इनसे ये लेंथ क्या है, कम है। जब लेंथ कम है तो इसका मतलब है कि इसमें मज़ीद एट्रैक्शन आ चुकी है, और मज़ीद एट्रैक्शन जो हैं वो आप देख रहे हैं कि वो मज़ीद एट्रैक्शंस ये मौजूद हैं। इसकी वजह से ये सीसी बॉन्ड्स लेंथ क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, डिक्रीज़ हो गई आम नॉर्मल लेंथ से, जो कि sp3 के हेड एंड ओवरलैप से बना है। और यहाँ पर ये लेंथ ये जो है ये sp2 के हेड एंड ओवरलैप मोर एस करेक्टर्स की वजह से और ये मज़ीद एट्रैक्शंस की वजह से ये आम नॉर्मल लेंस से ये ब्यूटाडाइन की जो सीसी लेंस हैं वो कम है। मज़ीद एट्रैक्शन इसी की वजह से इसको इस सीसी बॉन्ड्स लेंस को अगर मैं यहाँ पर डॉटेड लगा दूँ, पार्शल डबल बॉन्ड भी हम इसको कह सकते हैं, पार्शल डबल बॉन्ड, पार्शल डबल बॉन्ड इसको इसी वजह से कह सकते हैं कि आम नॉर्मल सीसी सिंगल बॉन्ड लेंथ से ये बॉन्ड लेंथ ब्यूटाडाइन में कम है। तो अब आप देखो कि फिर सीसी डबल बॉन्ड जो नॉर्मल जो जिसे आप लोकलाइज पाई बॉन्ड्स कहते हैं उनसे तो यहाँ पर ये लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पर C1 की फुल ओवरलैपिंग कंट्रीब्यूशन तो मौजूद हैं, लेकिन C2 का 100% फुल ओवरलैपिंग कंट्रीब्यूशन इसी की तरह इसमें जो मौजूद है, दोनों अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दोनों फुल मौजूद हैं। कंट्रीब्यूशन C2 की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें पूरी की पूरी इन्वॉल्व नहीं है, दोनों इसी डायरेक्शन में भी ओवरलैपिंग है और इसी डायरेक्शन में भी ओवरलैपिंग है, दोनों डायरेक्शंस में है। तो इसका मतलब है कि इसकी कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पर फुल नहीं है, हाफ हो गई। तो जब हाफ हो गई तो अट्रैक्शंस क्या हो गया, कम हो गया, और जब अट्रैक्शंस कम हो गया मतलब है कि फिर आम नॉर्मल डबल बॉन्ड लेंथ जिसे आप लोकलाइज डबल बॉन्ड्स या लोकलाइज पाई बॉन्ड्स कहते हैं, इनसे ये लेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो क्या मतलब कि C2 और C2 की जो ओवरलैपिंग डायरेक्शन है दोनों डायरेक्शंस में मौजूद हैं। तो दोनों डायरेक्शंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक क्राउड जो हैं ये अट्रैक्ट हो गई पाई इलेक्ट्रॉनिक C2 और C3 में मज़ीद अट्रैक्शन आ गया। इसकी वजह से ये लेंस क्या हो गया, आम नॉर्मल सीसी बॉन्ड लेंस से ये क्या हो गया, कम हो गया। और ये इसी C2 और C2 की जो दोनों डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो गई, इसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चार, ये क्या हो गए, स्प्रेड आउट हो गए और ऑल द मॉलिक्यूल्स।
तो इसलिए इसको हम कहते हैं डिलोकेलाइज पाई बाइंडिंग। डिलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और डिलोकेलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स में मौजूद हों तो उसको हम कहते हैं उसमें क्या चीज़ मौजूद हैं, स्टेबिलिटी मौजूद है। तो ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल्स या ब्यूटा 1,3-डाइन मॉलिक्यूल्स क्यों स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं कि इसमें डिलोकेलाइज पाई बाइंडिंग्स मौजूद हैं। पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्प्रेड आउट हैं और लार्ज एरिया पर, और इस केस में आप इसको इसी लेंथ बॉन्ड लेंथ को फिर हम पार्शियल डबल बॉन्ड्स लेंथ कह सकते हैं। तो ब्यूटाडाइन कंजुगेशन इन अल्कीन्स, सिंपली हम कह सकते हैं कि वो अल्कीन कंजुगेटेड होगा जिसमें वह हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। या सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं और वो सेपरेट हैं बाय सिंगल बॉन्ड्स, 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं और तीनों के तीनों डबल बॉन्ड सेपरेटेड हैं बाय हर 2 डबल बॉन्ड सेपरेट हैं बाय सिंगल बॉन्ड्स। या वी कैन सिंपली से कि डबल बॉन्ड्स CC डबल बॉन्ड्स फिर एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड्स फिर एडजेसेंट डबल बॉन्ड्स फिर एडजेसेंट सिंगल बॉन्ड्स फिर एडजेसेंट डबल बॉन्ड। तो इसको कहते हैं कंजुगेशन, कंजुगेशन इन अल्कीन या कंजुगेटेड अल्कीन मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ डिस्कशंस थी अबाउट द कंजुगेशन इन अल्कीन्स। तो अब हम आते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन क्या होती है। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स के बारे में कुछ डिस्कशंस करते हैं। तो टॉपिक है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की पहचान डबल बॉन्ड्स, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड्स, रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड्स की वजह से। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिस्कस करते हैं। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स को हम कैलकुलेट करते हैं either बाय हीट ऑफ कंबस्टन्स या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। दोनों एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं। हीट ऑफ कंबस्टन जलाते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इग्नाइट करते हैं, इनसे हीट इवॉल्व होगा। दूसरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड होता है, अल्कीन में जहाँ पर डबल बॉन्ड्स मौजूद हों। तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं either बाय हीट ऑफ कंबस्टन either बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशंस। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर 2 नंबर and nature of substituents and their relative position of the substituent on the double bonded carbon. Position of double bonds, number and nature and relative position of substituent attached to the double bonded carbon, इसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल एग्जांपल ब्यूटीन लिखता हूँ। ब्यूटीन का जो मॉलिक्यूलरी फार्मूला है ब्यूटीन C4H8, इसका मॉलिक्यूलरी फार्मूला है। एक मॉलिक्यूल 4 कार्बन एटम 8 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और इसमें एक डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर आइसोमर, मॉलिक्यूलरी फार्मूला सेम हो, अरेंजमेंट मुख्तलिफ हों और मतलब हैं कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स में डिफरेंस मौजूद हों, या मतलब हैं चेन आइसोमर हों या पोजीशन आइसोमर्स हों। तो मतलब हैं कि
वो आइसोमर होता क्या है, से वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलरी फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर हो, तो ऐसे आइसोमर को स्ट्रक्चरल आइसोमर और इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ब्यूटीन की मैं यहाँ पर 4 स्ट्रक्चर लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। एक स्ट्रक्चर है क्या हम लिखते हैं ब्यूट1इन, दूसरी ब्यूट2इन में फिर 2 स्ट्रक्चर हैं, 2 आइसोमर हैं, सिस ब्यूट2इन, ट्रांस ब्यूट2इन और इसके बाद जो है आइसोब्यूटाइलिन या 2-मिथाइल प्रोपीन। 4 स्ट्रक्चर्स हैं ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स की और इसके हम स्टेबिलिटी मालूम करते हैं कि कौन सा ब्यूटीन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल हैं, तो इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। इधर किस चीज़ से मालूम करते हैं, हीट ऑफ कंबस्टन से। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखता हूँ नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसको हम कहते हैं ब्यूट1इन। इसके कंबस्टन्स करता हूँ, यहाँ पर कंबस्टन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। 1 मोल्स ब्यूट1इन की कंबस्टन्स करते हैं, 6 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्स, तो आपके पास 8 मोल्स प्रोडक्ट बनेगा, 4 मोल CO2 और 4 मोल्स H2O और रिएक्शन एक्सोथर्मिक हैं और ये हीट जो हैगा 272 किलो जूल्स पर मोल्स, 2791 यानी 2 यहाँ पर 2719, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2719 किलो जूल पर मोल्स। डेटा है, डेटा इंसान से भूल जाते हैं, तो मतलब है कि ब्यूट1इन के हम कंबस्टन करते हैं, 6 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर, 8 मोल्स प्रोडक्ट्स बने, 4 मोल CO2, 4 मोल H2O, 2719 किलो जूल एनर्जी इनसे या हीट इनसे इवॉल्व होता है। यहाँ पर आप मैं लिखता हूँ दूसरे ब्यूटीन्स, यहाँ पर डबल बॉन्ड्स HCH3, यहाँ पर HCH3, इसको हम ब्यूट2इन कहते हैं और चूँकि आइडेंटिकल एटम्स या आइडेंटिकल ग्रुप्स दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इसलिए हम इसको कहते हैं सिस 1 2 3 4 सिस ब्यूट2इन ये लिखते हैं। इसके भी हम हीट ऑफ कंबस्टन मालूम करते हैं, तो 6 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर, 4 मोल CO2, 4 मोल्स H2O और यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होती है 2712 किलो जूल पर मोल्स। तो देखो मैं हीट ऑफ कंबस्टन्स में फ़र्क मौजूद है, ये भी 1 मोल्स हैं और ये भी 1 मोल्स हैं, दोनों 6 मोल ऑक्सीजन कंबस्टन्स के लिए 8 मोल्स प्रोडक्ट्स बनते हैं और हीट ऑफ कंबस्टन इनसे 2719 किलो जूल एनर्जी हीट खारिज हो चुका है और इनसे 2712 किलो जूल हीट खारिज हो चुका है। यानी इसका मतलब है कि इसकी हीट ऑफ कंबस्टन कम है, इसकी हीट ऑफ कंबस्टन ज़्यादा है। क्या मतलब कि सिस ब्यूट2इन जो हैं ये मोर स्टेबल हैं ब्यूट1इन से। किस चीज़ में फ़र्क है, स्ट्रक्चर में, और कौन सी स्ट्रक्चर में, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर C1 और C2 के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हैं और यहाँ पर C2 और C3 के दरमियान डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड्स को पोजीशन ग्रेटर मिल गया। तो मतलब है कि डबल बॉन्ड्स अल्कीन में सेंटर की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूल, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होता है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। यहाँ पर आप मतलब ये कि सिस ब्यूट2इन जो है ये मोर स्टेबल हैं ब्यूट1इन से, क्योंकि इसकी हीट ऑफ कंबस्टन कम है।
आप यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांस टू ब्यूटेन्स CC डबल बॉन्ड्स, यहाँ पर H, और यहाँ पर जो मैं लिखता हूँ CH3, यहाँ पर CH3 और H 1 2 3 4। तो यहाँ इसको हम मैं कह सकते कि आप देख रहे हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप्स, identical atom, they are lying on the opposite side of डबल बॉन्ड C2 और C3 के दरमियान मौजूद हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसब्यूट टू इन। तो इसकी हीट ऑफ कंबस्शन जब मालूम करते हैं 6 मोल ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स 4 मोल CO2 4 मोल H2O, और हीट ऑफ कंबस्शन यहाँ पर लिखता हूँ 2707 किलो जॉल पर मोल। अब देखें ये भी ब्यूट टू इन है, ये भी ब्यूट टू इन है। इसकी हीट ऑफ कंबस्शन कम है, इसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा है। इसका मतलब है कि C से ट्रांस जो है ये मोर स्टेबल। कौन सी रीज़न के तौर पर कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, और दे आर लाइन ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स। तो मतलब ये स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाइड करते हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। यहाँ पर ये डबल बल्कि ग्रुप जो हैं और दे आर लाइंग ऑन द सेम साइड, इसके दरमियान रिपल्शन मौजूद हैं। रिपल्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए इसी सिस्टम में एनर्जी कम है, इसी सिस्टम में एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा है। यानी मतलब है कि ट्रांसब्यूट टू इन जो है मोर स्टेबल हैं सिस ब्यूट टू इन से क्या चीज़ इंडिकेट्स करते हैं, हीट ऑफ कंबस्शन। इसकी हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो कम है इनसे। इसके बाद चौथा यहाँ पर ब्यूटीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3 इसका कॉमन नेम जो है आइसोब्यूटाइलिन। इसका कॉमन सिस्टम का नाम है, आईयूपेक सिस्टम्स का नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन, इसमें आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड्स पर आ गया, और वो सब्स्टिट्यूएंट की नेचर क्या है, अल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसे आप इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। तो इसकी कंबस्शंस करते हैं 6 मोल ऑक्सीजन्स, प्रोडक्ट्स वही 8 मोल्स बनेगा, और आपके पास हीट ऑफ कंबस्शन जब इसकी कैलकुलेशन तो 2703 किलो जूल पर मोल्स। ब्यूटीन 1 मोल ब्यूटीन की कंबस्शन 6 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर, तमाम से 8 मोल्स प्रोडक्ट बना, और हीट ऑफ कंबस्शन डिफर्स। किसकी हीट ऑफ कंबस्शन सबसे कम है, आइसोब्यूटाइलिन की, और सब किस चीज़ की हीट ऑफ कंबस्शन सबसे ज़्यादा है, ब्यूट-1 इन की। तो आपने देख लिया कि ये मोर स्टेबल ब्यूटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे ये मोर स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं C से, और ये मोर स्टेबल हैं इनसे, वो ब्यूट-1 इनसे। इसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, इसमें मैंने आपको बल्कि ग्रुप्स का बता दिया, और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। तो आप कहेंगे कि इसकी हीट ऑफ कंबस्शंस क्यों कम है, कि ये मोर स्टेबल क्या है। तो रीज़न में आप इसको बताएं कि इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक फिनोमेना है जिसे आप कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशंस क्या होती है, जिसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं, या नो बॉन्ड सिस्टम्स, कि इसी अल्काइल ग्रुप्स की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, दे विल बी इंटरेक्टेड विद द अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड्स। ये कार्बन और ये कार्बन
क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज हैं और ये sp3। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इंटरेक्शंस करते हैं, ये CH की जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो क्या होते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कुछ हाइपर कंजुगेशंस की तरफ आते हैं कि इसकी हीट ऑफ कंबस्टन कम है, ये मोर स्टेबल हैं, या सिंपली आप ये लिखो कि डबली बॉन्डेड कार्बन पर अगर सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप हैं तो वो अल्कीन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, लेकिन असली स्टेबिलिटी जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम हाइपर कंजुगेशन, interaction of the sigma electronic density of CH with the unsaturation। यानी ये कार्बन sp2 और ये sp3, तो sp3 जो हैं sp3 से sp2 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती हैं, इसलिए ये अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरह। तो ये हाइपर कंजुगेशन की जो स्ट्रक्चर्स ये हैं या प्रोसेस जिसे आप नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या हाइपर कंजुगेशन प्रोसेस का कुछ थोड़ा सा जिक्र इसलिए करते हैं कि ताकि आपकी कन्फ्यूजन्स कम हो। तो जिस मॉलिक्यूल्स के लिए आप जितने भी रेजोनेटिंग लेविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ज़्यादा ड्रा कर सकते हैं वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, तो स्प्रेड आउट होगा उसमें चार्ज। इस केस में मैं लिखता हूँ CH2 एक स्ट्रक्चर हाइपर कंजुगेशंस के थ्रू पर के CH यहाँ पर CH3। देखो अगर मैं ये कहता ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर है, ये नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये स्प्रेड आउट यहाँ पर इसी के दरमियान। तो इसके स्ट्रक्चर्स जिसे आप हाइपर कंजुगेशंस कह सकते हैं, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अल्काइल ग्रुप किस तरह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये आप देख रहे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, CH2 नेगेटिव, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स और CC के दरमियान जो हैं डबल बॉन्ड्स, और ये CH और यहाँ पर H पास इस पर प्लस, ये CH अट्रैक्ट हो गई यहाँ पर, और ये यहाँ पर मतलब है कि चार्ज की जो है वो स्प्रेडिंग होते हैं। इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ ये चीज़, और ये दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पर CH2 नेगेटिव, यहाँ पर CC के दरमियान डबल बॉन्ड, ये CH और ये H प्लस, यानी CH पेयर जो हैं सिग्मा वो क्या होगा, माइग्रेट यहाँ पर CC के दरमियान प्लस माइनस ख़त्म। इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर कंजुगेशंस। तीसरा CH2 नेगेटिव, C के दरमियान डबल बॉन्ड्स CH और ये H प्लस। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी CH विद द अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड्स। इसके साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शंस स्प्रेडिंग्स मौजूद हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसके आपने देख लिया कि कितने स्ट्रक्चर्स ड्रा हो गए, 3 स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी आप इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिस मॉलिक्यूल्स के लिए भी आप ज़्यादा ड्रा कर सकते हैं उसमें चार्ज की स्प्रेडिंग होगी, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मोर स्टेबल होगा।
तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की एग्जांपल आपने देख लिया। ब्यूटीन की मैंने 4 स्ट्रक्चर ड्रा कर दी। कौन सी ब्यूटीन्स की हीट ऑफ कंबस्टन सबसे कम था, वो था आइसोब्यूटाइलिन। तो CC डबल बॉन्ड्स पर नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। तो मतलब ये है कि वो अल्कीन मोर स्टेबल होगा जिस कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स हों और उसी पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों। तो इसकी वजह से, इसी हाइपर कंजुगेशन की वजह से वो अल्कीन जो होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो ब्यूटीन की 4 स्ट्रक्चर आपने देख लिए और इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी आपने हीट ऑफ कंबस्टन से देख ली कि कौन सा ब्यूटीन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल। तो आइसोब्यूटाइलिन मोर स्टेबल या 2-मिथाइल प्रोपीन मॉलिक्यूल मोर स्टेबल देन ट्रांसब्यूटोइन। ट्रांसब्यूटोइन इज मोर स्टेबल देन सिस-ब्यूटोइन and cis-butene is more stable than butanone। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन हम कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइंस करते हैं either by heat of combustion or heat of hydrogenations।